हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग खत्म करेंगे दो टॉपिक्स। एक है अपनी गरीबी, हाँ अपनी ही गरीबी समझ लो। दूसरा है टॉपिक जनसंख्या, और जनसंख्या में भी हम लोग क्या है भैया, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। तो हम समझेंगे भैया जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के चलते कौन कौन से प्रश्न है जो आपके सामने होंगे और कैसे इस विस्फोट को रोका जाए, है ना। इससे उपजने वाली जो समस्याएं हैं जो जन्म ले सकती हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उनके लिए क्या उपाय किए जाएं, और क्या कारण है भैया जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इतनी तेजी से ग्रो कर रही है भारत की। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे। गरीबी के बारे में भी हम समझेंगे कि भैया क्या कारण होते हैं जो ये देश की जो गरीबी है ये खत्म नहीं हो रही है, और इसके नियंत्रण के लिए यानी कि गरीबी खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय सरकार के स्तर पर अपनाए जा रहे हैं। इन सभी बातों को आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गरीबी और विकास से जुड़े हुए मुद्दे। देखो आज एक जो आर्टिकल है वो भी इसी से संबंधित शेयर किया गया था, जहां पॉवर्टी पैराडॉक्स की बात की गई थी। मतलब डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पॉवर्टी भी दिखाई दे रही है, यानी कि विकास भी है गरीबी भी है, एक साथ चल रही है। बोले तो जो आय का सृजन हो रहा है, जो आय बढ़ रही है, संपत्ति वेल्थ बढ़ रही है, वो कुछ ही सीमित लोगों के पास बढ़ रही है, और वो जो अलग वर्ग है, दूसरा वर्ग साथ साथ जो गरीबी को भी इंजॉय कर रहे हैं, वो इनके साथ साथ बढ़ रहे हैं। देश की समृद्धि भी दर बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ रही है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। उसके पीछे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया गरीबी होती क्या है। अगर गरीबी के संदर्भ में आपसे बोला गया बताओ जरा दो शब्द बोलो, तो दो शब्द कैसे बोलोगे, है ना। गरीबी है, ये दो शब्द है ना, नहीं ऐसे नहीं। देखो गरीबी के बारे में पहले परिभाषित करना है। एक वर्ग है जो कहता है कि भैया आय की जो कमी है ना वही गरीबी है, यानी कि आपके पास अगर इनकम नहीं है तो आप गरीब हो। और बोले एक दूसरा वर्ग है कहता है केवल आय की ही कमी को, केवल आय अगर आपके पास नहीं है तो आप गरीब नहीं हो, इसके अलावा अन्य कारण भी होने चाहिए। अन्य में जैसे आज के समय जो बात की जाती है बहुआयामी गरीबी की जो बात की जा रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जा रही है, वो क्या है भैया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कहा जाता है कि अगर आपके पास बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब आपके स्वच्छता के जो मानक हैं वो नहीं है आपके आसपास, आपके पास बेहतर स्वच्छ पेयजल नहीं है, ये सारी चीजें अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तब भी आप गरीब हो। आपके पास इनकम है ठीक ठाक, जो पैरामीटर जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इनकम के लिए वो स्टैंडर्ड है आपके पास, ठीक है, उन पर आप खरे उतर रहे हो, लेकिन ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तब भी आप गरीब की श्रेणी में ही आओगे। ठीक है, समझ में आया। तो एक तो ये परिभाषा गढ़ी जाती है। दूसरी देखो यहां पर आप कोट कर सकते हो गरीबी के बारे में, सबसे अच्छा कोट करो आप अमर्त्य सेन के बारे में। अमर्त्य सेन साहब क्या कहते थे, कहते थे देखो आय की कमी गरीबी नहीं है, बल्कि अगर क्षमता निर्माण नहीं किसी व्यक्ति के भीतर आपने किया यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग अगर नहीं की किसी के अंदर आपने, तो वह व्यक्ति गरीब है। जैसे आपके भीतर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी गई, आप क्षमता निर्माण आप पर कार्य किया गया, तो आप आय की जो कमी है ना अपनी खुद ही दूर कर लोगे। तो अमर्त्य सेन साहब का कहना था कि आप किसी व्यक्ति की गरीबी को दूर करना चाहते हो तो ये नहीं उसको उठा करके 50 रुपए दे दिए, नहीं, बल्कि उसको बेहतर शिक्षा दे दो, है ना। बेहतर शिक्षा के बाद वो खुद अपनी आय को जनरेट कर लेगा, इनकम को जनरेट कर लेगा। क्लियर, समझ में आया। और यही हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य भी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कैपेबल बनाया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए उसके भीतर, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार खुद इनकम जनरेट कर ले। समझ में आ रहा है। तो यही अमर्त्य सेन साहब का कहना था। बोले ये देखो गरीबी पर पूरी डिबेट होती है उसकी परिभाषा को लेकर के, और इसको लेकर अलग अलग कमिटीज आई हैं, है ना। एक कमिटी को लेकर देखो अपने पास प्रश्न भी आया था पीटी में कि क्रोनोलॉजी में लगाओ भैया, डांडेकर कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी, सभी ने देखो अपने अपने स्तर पर गरीबी की परिभाषा को गढ़ा। शुरुआती दौर पर जो गरीबी बताई गई वो बताया गया कैलोरी के बेस पर, मतलब कोई व्यक्ति इतनी कैलोरी अगर ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर ले रहा है, तो भैया वो गरीब नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, बोले खाली कैलोरी से काम नहीं चलेगा। फिर बोले देखो एक बास्केट बनाया गया, बोले कैलोरी के साथ साथ जो शिक्षा स्वास्थ्य ये वाले अवयव भी डाले गए, है ना, इन टूल्स को भी डाला गया। फिर गरीबी, फिर बास्केट को और बढ़ा दिया गया, जैसे रंगराजन साहब आए इन्होंने बास्केट को और बड़ा कर दिया, तो गरीबी को परिभाषित किया। फिर नीति आयोग जब आया 2015 में, उसने क्या किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की, बहुआयामी गरीबी की बात की। तो वर्तमान समय में भारत में उसी बहुआयामी गरीबी की ही बात की जाती है, ठीक है। उसी के आधार पर देखा जाता है कितने गरीबी रेखा से बाहर हुए, कितने गरीबी रेखा से अंदर हुए। क्लियर। तो ये है पूरी फ्रेमिंग, बेसिक्स हमने समझ लिए गरीबी के बारे में। जो जो चीजें बताई गई हैं यहां पर साथ के साथ आप इस पीडीएफ पर लिखते भी चला करो, ठीक है, जब मौका मिला करे। जैसे पीडीएफ हैंडआउट आप निकलवा लो बाहर, तो जो चीजें यहां लेक्चर में बताई जाती हैं उन चीजों को नोट डाउन भी करते हुए चलना है। जो बातें बताई जा रही, कोई फालतू की बात एक भी नहीं बताई जा रही है, ये भूमिका के तौर पर आपको लिखने के काम आएगी जो समझाई जा रही है। गरीबी के बारे में जब आप लिखने जाओगे तो यही सारी डिबेट अगर याद रहेगी या आपके पास कीवर्ड्स इसके लिखे रहेंगे अपने नोट्स में, तो आप इन सभी चीजों को आप इंट्रोडक्शन के तौर पर वहां लिख सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, शुरू करें। अब शुरू करते हैं आगे
कि गरीबी अगर ये चीज दिखाई दे रही भारत में क्या किसी भी जगह पर जहां गरीबी पॉवर्टी आपको दिखाई देती है वहां उसके कारण क्या है, ठीक है, कारणों को खोजने की कोशिश करेंगे। एक चीज और याद रखना, ये कारण जो होते हैं किसी भी घटना के, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, इन कारणों को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। क्यों भैया? जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे तब तक आप समाधान कैसे खोजोगे? अगर आपसे समाधान बोलेगा कोई, बताओ भैया, किसी भी आपको कोई भी अगर आपको घटना दिख रही, कोई भी घटना आपको दिखाई दे रही है, उससे पूछा जाए उसका समाधान बताओ आप, जैसे गरीबी का, बेरोजगारी का, आपको बेरोजगारी के कारण ही नहीं पता है, आपको गरीबी के कारण ही नहीं पता है, तो आप कैसे बताओगे वहां समाधान? तो कारण में ही समाधान छुपे होते हैं, उन्हीं कारणों पर तो कार्य करोगे। और कोई सरकार की अगर इनिशिएटिव है, सरकार की कोई योजना आई है, तो इन्हीं कारणों को ही ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। वहां पर जो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं वो भी तो रीजंस के आधार पर ही वहां पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे यहां देखेंगे गरीबी में एक बड़ी समस्या इनकम की यार थी, आय जनरेट नहीं हो रही थी, रोजगार नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, बना लिया बैठ के वहां पे मनरेगा, है ना, मनरेगा के माध्यम से क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम जनरेट हुई, गरीबी खत्म हुई उसकी। समझ में आया? तो इसीलिए जो कारण वाला पार्ट होता है इसको बहुत अच्छे से फोकस होकर के इस चीज को पढ़ लिया करो, कभी भी समाधान लिखने में समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो सुनते हैं भाई सबसे पहले कि गरीबी का कारण में पहला कारण है गरीबी का दुष्चक्र, जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोला जाता है। तो भैया ये विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती क्या है? इस पर एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, इसको निबंध वगैरह में भी यूज कर सकते हो इस स्टेटमेंट को। क्या? किसी से पूछा गया भैया गरीब क्या है? बोले एक देश गरीब है। बोले गरीबी क्या है? बोले एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका मतलब समझे? क्योंकि वह गरीब है इसीलिए वह गरीब है, यही विशेष साइकिल है। ठीक, गरीब है इसीलिए वह देश भी गरीब है। अब इस विशेष साइकिल को समझते हैं, क्या होता है दुष्चक्र, होता क्या है? दुष्चक्र मतलब यह है कि एक चक्र में गरीब फंस गया तो उसी चक्र में फंसा रहता है। ठीक, एक बार गरीब जिस विशेष साइकिल में बना हुआ है उसी में वो बना रहेगा। क्यों बना रहता है उसको एक इस डायग्राम के माध्यम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जो गरीब होगा उसकी आय कम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बोले एक बचत वाले फैक्टर पर हम देखो, एक देखेंगे विशेष साइकिल, एक मांग वाले फैक्टर पर देखेंगे। देखो जो गरीब होगा उसकी इनकम कम होगी ही होगी, जब इनकम कम होगी तो उसकी बचत भी कम होगी, है ना, जब बचत कम होगी तो निवेश भी नहीं कर पाएगा, और जब निवेश नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जिसके चलते इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा और फिर से उसकी इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो बोले यही पूरा एक विशेष साइकिल जो बनता है। बोले इनकम कम थी, गरीब था, इसके कारण ना बचत, ना निवेश, ना उत्पादकता और रोजगार सृजन भी नहीं, तो बोले इसी कारण से वहां पर गरीबी भी दिखेगी और गरीब जो है गरीब ही बना रहेगा। क्लियर? पहली समझ में आई इससे साइकिल। दूसरी भैया जब इनकम कम होगी, गरीबी के चलते इनकम कम होगी तो मांग भी कम होगी, डिमांड भी कम होगी, होगी कि नहीं? बोले इनकम कम है तो भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 ही रुपया है, ठीक, और किसी के पास 100 रुपया है, 10 रुपया है तो आप 100 रुपया है, तो मांग डिमांड किसकी ज्यादा होगी? 100 रुपए वाले की। बोले जो गरीब है भैया उसकी इनकम कम, मांग भी कम, तो उत्पादन भी वहां पर कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जिसके चलते फिर से इनकम कम ही उसकी दिखाई देगी। तो बोले इसी कारण से वो गरीबी के विशेष साइकिल में हमेशा फंसा रहे। तो गरीबी का जो दुष्चक्र है, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है, इसके कारण भी आपको गरीबी दिखाई देती, पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और ये देखो, चाहे वैश्विक स्तर पर समझो चाहे भारत के संदर्भ में समझो, कहीं भी पॉवर्टी के कारण पर आएगा तो आपको ये जरूर बताना है कि जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ये सबसे पहला प्रमुख कारण होता है कहीं पर गरीबी को बनाए रखने में। फिर इस विशेष साइकिल को ही आपको समाधान के स्तर पर तोड़ना होता है। तोड़ने के स्तर पर क्या है भैया? आप आय बढ़ाने पर काम करोगे, है ना, ताकि उसकी बचत बढ़े और डिमांड बढ़े। है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि कारणों से कैसे समाधान खोजा जाता है। तो अब इसके चलते होता क्या है, गरीबी की संस्कृति का विकास हो जाता है, यानी कि कल्चर, गरीबी का जो कल्चर है वो डेवलप हो जाता है। और उससे होता क्या है, जो जैसे गरीब व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप से स्वीकार कर लेता है। एक वो डायलॉग सुने होंगे एक मूवी का कि भैया हम गरीब थे, हमारे दादा गरीब थे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम बहुत पहले से गरीब हैं। ठीक है, गरीब ही पैदा हुए हैं और गरीब ही चलते चले आ रहे हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी हम गरीब बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये मानसिक स्वीकार्यता है। और मानसिक रूप से अगर स्वीकार कर लिया जिस व्यक्ति ने कि हम गरीब हैं भैया, आगे गरीब ही रहेंगे, और तुम भी गरीब हो, अपने बेटे से भी कहेंगे, औलाद से कहेंगे तू भी गरीब है, गरीब की तरह रहे। ठीक, अगर इस तरीके की अगर मानसिक स्वीकार्यता आ गई उस व्यक्ति के अंदर तो उसके भीतर से उद्यमशीलता का अभाव दिखाई देगा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का उसके भीतर से अभाव दिखाई देगा। और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भैया उसका जो लड़का है या लड़की है जो भी है वो एंटरप्रेन्योर में कभी भी आगे रिस्क ले, जिसके चलते जहां जो स्थिति मन स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति उसकी बनी हुई है आर्थिक स्थिति, वही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। क्लियर? समझ में आया? यही है मानसिक स्वीकार्यता जो आ जाती है, इसी को गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। और यह गरीबी की संस्कृति कब डेवलप होती है? जब कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से वह जो परिवार है, वह व्यक्ति जो है विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसा हुआ है। ठीक, तो यह पहला कारण है जो गरीबी का दिखाई देता है हमें। गरीबी का पहला कारण समझ में आया। अब दूसरे कारण पर चलते हैं। दूसरा कारण कौन सा है? दूसरा कारण है भैया कृषि का गैर लाभदायिकता वाला होना।
ये भी हमने पढ़ा था, पीछे भी इसको समझ चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है नॉन प्रॉफिटेबल हो गया है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा था, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है अपने आप में नॉन प्रॉफिटेबल हो चुका है, और नॉन प्रॉफिटेबल होने के चलते जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं, यानी कि एग्रीकल्चर है कहां पे, बोले ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहां बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी की बात की जाएगी। और भारत ज्यादातर बसता कहां पे है, गांव में बसता है। ठीक, अब समझते हैं इसको। यहां पर एक चीज और यहां पर समझते चलना लगातार, देखो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कहां किस पर टिकी हुई है, ज्यादातर जनसंख्या की निर्भरता हमारे यहाँ 50 से 60% अभी भी निर्भरता जो है कृषि पर है। अब बोले कृषि क्षेत्र जो है गैर लाभकारी हो चुका है। अब बोले जब कृषि क्षेत्र गैर लाभकारी है, इस कारण से यहाँ लागत बहुत अधिक है, कास्ट ज्यादा होती है किसान की, लाभ उसको कम हो रहा है। और इसी में एक समस्या और छुपी हुई है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक खेत है, अब एक खेत में भैया चाहिए 5 लोग, लेकिन अब चूंकि और घर में हैं 10 लोग, अब 10 लोगों में से 5 खाली बैठे, बोले तुम भी चलो खेत में, चलो काम हाथ बता दो, और चाहिए कितने होते हैं, खेत में 5 ही लोग चाहिए होते हैं। तो जहां 5 से काम चल जाएगा और 10 लगे हुए हैं, तो 5 की क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वो इसकी जगह के अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन वहां अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना, एम्प्लॉयमेंट है नहीं गांव में, तो इसी में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। तो क्यों है, क्यों है, क्योंकि वो कृषि कार्य ही में वहां पे केवल वह परिवार लगा हुआ है, और कृषि इसी कारण से वहां पर गैर लाभदायिकता वाला एक जरिया, एक आपका एम्प्लॉयमेंट बन चुका है। तो इसके चलते ही आपको ग्रामीण गरीबी दिखाई देती है। ठीक, समझ में आया। दूसरा कारण क्या हो गया, कृषि जो है गैर लाभदायिकता वाला हो गया है। अब इसमें अगर समाधान पर जाओगे, साथ ही साथ देखते चलो, एग्रीकल्चर को कैसा बना दो भैया, प्रॉफिटेबल आपको व्यवसाय बना देना है, कृषि को प्रॉफिटेबल व्यवसाय बना दो, ताकि लोगों का पलायन ना हो, कृषि में ही उनको पर्याप्त प्रॉफिट दिखाई देगा, तो वो इसी कार्य को करेंगे, और मैक्सिमम जनसंख्या जब यहीं पर लगी हुई है, तो इसको प्रॉफिटेबल बनाओ। इसके लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाएगी, है ना, सरकार यहाँ पर सब्सिडीज देना शुरू करेगी, सरकार यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो वहां पर सरकार मदद करने की कोशिश करेगी किसानों को, है ना, किसानों को ऋण मुहैया कराएगी, सस्ती दरों पर लोन देने की प्रयास करेगी, केसीसी वगैरह की सुविधा देगी, ये सारे प्रयास, फसल बीमा देगी, ये सब प्रयास कहां कर रही है सरकार, इसी स्टेज पर करेगी। हर स्टेज पर जो कारण है, हर स्टेज पर आप समाधान यहीं बैठकर खोज सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन स्टेटमेंट यहां पर है कृषि की गैर लाभदायिकता को लेकर के, इसको भी आप निबंध वगैरह में यूज कर सकते हो। एक कोई आप समझ लीजिए अर्थशास्त्री ही हैं, जिनका कहना है कि यदि गरीबी का अर्थशास्त्र समझना चाहते हो, जैसे आपको जानना है गरीबी का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी ऑफ पॉवर्टी जानना है, तो इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर को समझ लो। यानी कि अगर तुमने कृषि का अर्थशास्त्र समझ लिया, तो तुम्हें गरीबी का अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो गरीबी है वो आपको कहां दिखाई दे रही है, कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कृषि का अर्थशास्त्र समझ लो, गरीबी का अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा। तो हमें कृषि का अर्थशास्त्र सुधार देना है, गरीबी का अर्थशास्त्र स्वतः सुधर जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले कारण पर, गरीबी के अगले कारण पर आते हैं। हमने 2 कारण प्रमुख रूप से समझे। पहला कारण समझा विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, उसके चलते गरीबी बनी हुई है। दूसरा कारण हमने समझा कृषि का गैर लाभदायिकता वाला जो व्यवसाय बना हुआ है। ठीक, तीसरा है रोजगार विहीन समृद्धि। ये क्या है भैया, इसको ऐसे समझो कि हमको जीडीपी ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके तुलना में कंपैरेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो रोजगार हैं वो रोजगार उतने जनरेट नहीं हो रहे हैं, रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है जितनी तेजी से आपको जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम वैश्विक स्तर पर जीडीपी बढ़ते चले जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भले ही हम हासिल कर लें, लेकिन भैया ये 5 ट्रिलियन लक्ष्य के साथ साथ क्या उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो यह जो है भारत में समस्या है कि रोजगार विहीन समृद्धि दिखाई दे रही है। और इसके कारणों में अगर जाने की कोशिश करो कि रोजगार विहीन समृद्धि है तो क्यों है, क्योंकि अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है, और ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि क्यों दिखाई दे रही है। इसके पीछे अगर जाने की कोशिश करोगे, कारण जानने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ आएगा कि दोषपूर्ण जो विकास मॉडल है हमारा, यानी कि हमने जो एक दोषपूर्ण विकास मॉडल अपना रखा है, उसके कारण ये रोजगार विहीन समृद्धि दिखाई दे रही है। बोले ये दोषपूर्ण विकास मॉडल क्या है, इसको जरा समझाओ। इसमें देखो सबसे पहले समझना होगा कि विकास मॉडल में दोष कहां पर है ना, कमियां कहां कहां पर हैं। उसमें सबसे पहली कमी है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो शहर केंद्रित है। कहने का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को, ग्रामीण क्षेत्र को, दोनों की उपेक्षा कर दी, है ना, दोनों को साइडलाइन कर दिया। सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का केंद्र, यानी कि जितनी इंडस्ट्रीज हमने लगाई वो कहां लगाई, शहरी क्षेत्रों में लगा दी। अब बोले जब शहरी क्षेत्रों में लगा दी तो पूरा डेवलपमेंट शहर केंद्रित ही हो जाएगा, और ज्यादातर हमारी जनसंख्या कहां है भैया, कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बोले कृषि कार्य से कितना पलायन होगा, है ना, उस पर भी तो अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा शहरों पर। इसके चलते ही हमें रोजगार विहीन समृद्धि, कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो रोजगार उतनी तुलना में, तुलनात्मक रूप से जितने डेवलपमेंट, जितना वृद्धि आपको दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी, उतना इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाएगा। पहला सबसे कारण है प्रमुख शहर केंद्रित मात्र हमने जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाया। दूसरा है पूंजीगत उद्योगों पर ज्यादा बल दिया। ये क्या भैया, कैपिटल इंटेंसिव जो आपके उद्योग हैं इन पर बल ज्यादा दिया गया। इसका क्या
क्या मतलब होता है? देखो, जो भारी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, इन भारी उद्योगों पर हमने फोकस ज्यादा किया। तो बोले भारी उद्योगों पर फोकस किया, जबकि हमारे रीढ़ में क्या था भैया? गांधी जी भी इसकी वकालत करते थे कि आप क्या करो, लघु उद्योगों को बढ़ावा दो, बोलते थे ना। तो लघु उद्योगों को बढ़ावा दो, तो जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, ये सब हमारे प्रमुख रूप से केंद्र में थे, अर्थव्यवस्था की हमारे रीढ़ हुआ करते थे। लेकिन हमने फोकस कहां कर दिया? कैपिटल इंटेंसिव पर। जबकि हमारे यहां पर जो श्रम आधारित, श्रम गहन जो उद्योग हैं, लेबर फोर्स जो इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव जो आपके उद्योग हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत थी। यानी कि हमने इन पर ध्यान न देकर के पूंजीगत उद्योगों पर बल दिया। बोले कैपिटल जो इंटेंसिव उद्योग हैं, इन पर बल ज्यादा दिया गया, जिसके चलते एक समस्या हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई दी। और ये जो उद्योग थे, कौन से उद्योग भैया? जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, जितने एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, हमारा जितना एमएसएमई सेक्टर है, हथकरघा जैसे उद्योग हो गए, ये सारे उद्योग जो है पिछड़ते चले गए। ठीक है, ये हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, इनकी भागीदारी ही नहीं हुई, क्योंकि इनको नजरअंदाज कर दिया गया। फोकस कहां किया गया? पूंजीगत उद्योगों पर। दूसरा ये समस्या हो गया। अभी हम अपने जो विकास मॉडल है, इसकी कमियां देख रहे हैं, कहां कहां पर कमियां हैं, जिसके चलते रोजगार विहीन समृद्धि हुई। क्योंकि बहुत सारा रोजगार एक तो शहरों के अतिरिक्त गांव में था, ग्रामीण क्षेत्र में था, कृषि क्षेत्र में था, उसको नजरअंदाज किया। तो भैया रोजगार जब आप जनरेट करोगे ना इन क्षेत्र में, तो रोजगार विहीन समृद्धि दिखाई देगी। दूसरा भैया, जो आपका श्रम गहन उद्योग थे, वहां पर आपने इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, दूसरी समस्या। तीसरी है कौशल के अनुरूप रोजगार ही नहीं है। जैसे एक यहां पर आप समझो कि स्किल तो है लोगों के पास में, एक बात की जाती है कि लोगों के पास कौशल ही नहीं है ना। इस पर एक मैकेंजी रिपोर्ट भी आगे देखो कोट की हुई है कि इसमें कहा जाता है कि स्किल ही नहीं है। मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स, जैसे इस पर एक मैकेंजी रिपोर्ट आती है कि 50% जो इंजीनियर्स हैं भारत के, उनके पास में योग्यता ही नहीं है। ठीक है, जिस आधार पर उनके पास डिग्री है, डिग्री के अनुसार योग्यता नहीं है। तो कहा जाता है ना, कुशलता नहीं है। भारत में बोला जाता है कि सबसे बड़ी समस्या है स्किल लेबर की। भारत के पास अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, अकुशल जो है मानव संसाधन भारत के पास ज्यादा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, तो इसके चलते ही एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा जब आपके पास स्किल ही नहीं है? और वर्तमान समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की स्थिति में आप स्किल आपके पास होना पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज है, मान लो जिनके पास स्किल है भी, है ना, एक समस्या ये भी है, ऐसा नहीं जरूरी है कि केवल स्किल है ही नहीं, है ना, स्किल है ही नहीं जिसके कारण रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके साथ दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पहलू भी। दूसरा पहलू ये है कि जिनके पास कौशल है, उनके कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं है। ठीक, भारत में एक समस्या ये भी है, और इसको कैसे समझ सकते हो? इसको ब्रेन ड्रेन की समस्या समझो। ठीक, ब्रेन ड्रेन मतलब आज ही का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। आज डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या आया है कि हमारे अमेरिका में, क्या भैया, अमेरिका में हमारे यहां पर उस तरीके, उस लेवल का दिमाग ही नहीं है कि हमारी कंपनियों को चलाया जा सके। और वहां पर कंपनियों में, वहां पर ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वहां पर कौन है? भारतीय ही है। तो यहां सीधा सीधा बोला गया कि हमें इंडियंस की जरूरत है, उतने टैलेंट की जरूरत है, अमेरिकन उतने टैलेंटेड है ही नहीं। यह स्टेटमेंट वहां के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो है स्किल्ड है, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उतना स्किल बनाता है, और वो उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट उनको कहां मिलता है? उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट बाहर मिलता है, या समझ लीजिए उस तरीके की इनकम उनके एम्प्लॉयमेंट के अनुसार, उनके स्किल के अनुसार उनको इनकम मिल रही है वहां पर, तो वहां वो कार्य कर रहे हैं। यहां पर हम उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। एक ये समस्या है। ठीक, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जिसके चलते हमें दोषपूर्ण हमारा विकास मॉडल दिखाई देगा, और जिसके चलते ही हमें रोजगार विहीन समृद्धि दिखाई देगी, और ये सब परिणाम में आपके गरीबी को जन्म देते हैं। ये सब गरीबी को खत्म कर सकते हैं अगर यहां से सारे दोष ये खत्म कर दिए जाएं। ठीक है, अब बताओ भैया, कृषि क्षेत्र को शामिल कर लो, ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु उद्योग है इनको शामिल कर लो, तो बताओ उनके पास में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? वहां पर होगा कि नहीं? समाधान पर जाओगे तो वहां जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट आप करोगे, इसलिए सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए मुद्रा स्कीम ले आई, स्टैंड अप ले आई, स्टार्टअप ले आई, ये सारी स्कीम्स लेकर आई है कि नहीं, है ना। अब चलते हैं आगे। अगला एक कारण है निजीकरण के चलते भैया जो लोक कल्याणकारी भूमिका कम हो गई है। यहां पर एक चीज समझने की, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, अब प्राइवेटाइजेशन के चलते चाहे शिक्षा हो गया, चाहे स्वास्थ्य हो गया, चाहे पेयजल हो गया, इन सारी चीजों पर पहले सरकार जब ये चीजें मुहैया कराती थी, तो जो कैपेबल नहीं है, जो वर्ग कैपेबल नहीं था, गरीब समुदाय जो कैपेबल नहीं था, उसे सरकार की ओर से लोक कल्याणकारी भूमिका के तहत ये सारी चीजें मिल जाती थी। लेकिन जैसे भैया प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो ये कार्य करता है सीधा सीधा प्रॉफिट पे। ठीक, और जहां प्रॉफिट नहीं, ये भैया भलाई के लिए काम करने वाला सेक्टर तो होता नहीं प्राइवेट सेक्टर, बोले ये प्रॉफिट पे काम करता है। जब प्रॉफिट पे काम करेगा, तो बोले वही वर्ग जिसको ये चीजें सरकार की ओर से एक वेलफेयर के रूप में मिल जाती थी, वेलफेयर स्टेट के रूप में मिल जाती थी, अब वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो उनकी स्थिति को और खराब कर देंगे पहले से। ठीक है, और खराब स्थिति हो जाएगी। तो यही कहा जाता है कि निजीकरण के चलते राज्यों की लोक कल्याणकारी भूमिका है वो कम हो गई है। फिर नेक्स्ट है कि मान लो, अभी ये तो चलो एक पॉइंट समझ में आया कि निजीकरण के चलते लोक कल्याणकारी भूमिका राज्य सरकारों की कम हो चुकी है, इसके कारण भी एक समस्या आ रही है। एक चीज और है कि मान लो भैया, जिन चीजों में अभी भारत सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू कर रही है ना, बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मुफ्त राशन दे रही है, मुफ्त खाद्यान्न
उपलब्ध करा रही है, गरीब कल्याण जो अन्न है वो फ्री मुहैया करा रही है मुफ्त में, या फिर आपको कहा जाए मनरेगा के तहत जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। अब बोले ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन लोक कल्याणकारी योजनाओं का अगर लाभ ही ना मिले उस वर्ग को, जिस वर्ग के लिए योजनाएं लाई गई हैं उस वर्ग को अगर लाभ ही नहीं मिल रहा है, जैसे बहुत सारी वंचित वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए स्कीम्स लेकर सरकार आती है और वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में ही प्रशासन या बिचौलिए मिलकर के भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में लिप्त होकर के उस योजना का जो भाग होता है खुद ही खा जाते हैं, क्योंकि वो जागरूक नहीं है उस स्तर पर। तो यहां देखो, एक तो कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है जब समाधानों के स्तर पर जाओगे। जैसे एक अभी एग्जांपल लेटेस्ट देखा होगा, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, मुशहर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उस मुशहर डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत बताया गया है कि उस समुदाय के लोगों तक बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो पूछा जाता है, वहां पर पूछता है कि आपके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स चालू कर रही है, लागू किए हुए है, क्या आपको पता है? बोले हमको मालूम ही नहीं है कौन सी स्कीम्स हमारे लिए आई हुई है। तो भैया उनके पास जागरूकता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि उनसे संबंधित कौन सी स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जब तक वो इस लेवल पर जागरूकता उनके भीतर नहीं पैदा की जाएगी, तब तक वो कैसे अपने अधिकारों के लिए या उनके लिए जो भी स्कीम्स के अंतर्गत लाभ उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं वो कैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे ना। और ये पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वहां पर नियुक्त जो प्रशासन है और वही अगर भ्रष्ट होगा तो कैसे भैया इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? क्लियर समझ में आया? तो जो गरीबी उनमें बनी हुई है वो गरीबी आज भी दिखाई दे रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फैक्टर। फिर है प्राकृतिक, इसके बाद में एक फैक्टर पॉइंट जरूर यहां पर डालने की कोशिश किया करो कारणों में, जैसे जलवायु परिवर्तन। जैसे जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके चलते जो भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रही हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स भी आपके प्रवसन का कार्य करती है। जैसे बहुत सारी जगहों पर, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग रह रहा है, ठीक, मान लीजिए नदी के किनारे बहुत सारे वर्ग रहते हैं, अब वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी तो वो वर्ग उन स्थान पर छोड़ करके इधर उधर भागेगा। तो इन इधर उधर भागेगा तो भैया जो कुछ कमाया धमाया उसने बनाया सब खत्म, बोले फिर गरीबी के विशेष साइकिल में फिर फंस जाएगा। या कोविड के समय देखो यही स्थिति बनी हुई थी, नहीं बनी हुई थी? तो कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, क्लाइमेट चेंज के चलते जो भी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो सब भी इस गरीबी का प्रमुख कारण बनती है। ठीक, तो ये हमने देख लिया गरीबी के प्रमुख कारण, और इसके साथ के साथ समाधान भी हम समझते चल रहे हैं। अब एक प्रश्न यहां से और आ सकता है कि भैया गरीबी का प्रभाव बता दो, गरीबी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो एक एक करके सब समझते हैं, आराम से एकदम सुनते चलना। सारी नोट्स में जो चीजें दी हुई हैं, ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी, तो नोट्स पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे इंपैक्ट अगर आप बताओगे तो सबसे पहला इंपैक्ट आपको बताना है आर्थिक समृद्धि पर, यानी कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है गरीबी यदि बहुत ज्यादा बढ़ती है, गरीबी खत्म नहीं की गई। बोले कैसे? देखो भारत के संदर्भ में इसको समझते हैं कि भारत के पास जनांकी लाभांश की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति बनी हुई है। बोले बिल्कुल है, हमारे यहाँ ज्यादातर जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, कार्यशील समझते हो ना? कार्यशील जनसंख्या जो होती है 15 से 64 वर्ष की जो जनसंख्या है, जो 15 से 64 साल का आयु वर्ग है, ये कार्यशील जनसंख्या है। 15 साल से छोटा और 64 से बड़ा, इसको आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत माना जाता है, यानी किसी ना किसी पे आश्रित रहते हैं ये, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और 15 से 64 वर्ग ऐसा है जो कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन होती है। तो बोले ये जो है जनांकी लाभांश की स्थिति है। हमारे यहाँ पर जनांकी लाभांश तो है, बोले इतनी जनसंख्या 15 से 64 में सबसे ज्यादा हमारे पास ही भारत में है। लेकिन भैया इसके साथ एक समस्या भी है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स कैसा है? अनस्किल्ड है, ठीक है, अकुशल है। बोले अकुशल मानव संसाधन और जनांकी लाभांश, ये दोनों चीजें एक साथ भारत में चल रही हैं, जिसके कारण ही यहां पर गरीबी दिखाई देती है। और ये गरीबी के चलते ही ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर निवेश हो पाता है। और जब देखो, समझो बात को, यहां पर जब अकुशल मानव संसाधन होगा, गरीबी की स्थिति होगी, उसके पास पर्याप्त इनकम नहीं होगी, तो ना शिक्षा पर, ना स्वास्थ्य पर, ना स्किल पर निवेश होगा। और ये निवेश जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इन पर निवेश फिर किया किसके द्वारा जाएगा? तो बोले वहां की सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब यहां एक चीज ध्यान से सुनते चलना, सरकार के द्वारा जब इन चीजों पर निवेश किया जाएगा तो सरकार कैसे निवेश करेगी? लोक कल्याणकारी, बोलते हैं ना, सरकार का वेलफेयर स्टेट वाला जो चेहरा है वो निकल कर आएगा। बोले सरकार का वेलफेयर स्टेट का चेहरा जब निकल कर आएगा, कल्याणकारी योजनाओं पर अगर निवेश करेगी सरकार, जब यहां खर्च करती है बदले में उसको मिलता कुछ नहीं है। बोले सरकार को मिलता यहां पर कुछ नहीं है, और वही पैसा उसका जो जा रहा है शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर और जो उनके निवेश पर, अगर वो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स अगर स्किल्ड होता तो सरकार को क्या यहां इन पर खर्च करने की जरूरत थी? क्या फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देने की जरूरत थी? नहीं थी ना। तो बोले अगर हमने यहां पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड बना दिया होता, इतना कैपेबल बना दिया होता, अमर्त्य सेन साहब का कहना था, तो आज सरकार का जो कल्याणकारी व्यय है, जो अधिक खर्च हो रहा है, ये बच जाता। और इसके चलते सरकार जो अपने डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट है, जो विकास कार्य है, उन पर नहीं खर्च कर पाती है। ये चुनौती है, समझते हुए चलना। नकारात्मक प्रभाव समझो कि गरीबी के चलते ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर जो सरकार का व्यय है वो ज्यादा होता है। इसी की जगह अगर सरकार यहां पर व्यय
विकास कार्यों में कर पाती तो उसके चलते और इंप्लॉयमेंट जनरेट होता और बेहतर आर्थिक समृद्धि होती, लेकिन हो तो पाता नहीं है। होता क्या है, यहां सरकार खर्च करती है और सरकार का खर्च जहां होना चाहिए वहां हो नहीं पाता है, और इसी कारण से आपका उद्यमशीलता जो एंटरप्रेन्योरशिप है यह भी आपको कम दिखाई देगी और निवेश भी लोग कम आकर्षित होगा यहां पर। ठीक, तो ये सारी समस्याएं जो हैं जन्म देती हैं आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव को। क्लियर हुआ, समझ में आया कि आर्थिक समृद्धि पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है, गरीबी के चलते। गरीबी के चलते क्या पूरी घटनाक्रम हो रही है, समझ में आ रहा। अब अगला चलते हैं, अगला सामाजिक आर्थिक जो बहिष्करण होता है किसका होता है। अगर आपसे पूछा जाए भैया गरीब, आप आसपास अपने आसपास के एरिया में देखो गरीबों को, ठीक है, उन गरीबों में सबसे ज्यादा सोशली जो है आपका बहिष्करण किसका किया जाता है, सामाजिक आर्थिक बहिष्करण किया जाता है वंचित वर्गों का। ठीक, अब वंचित वर्गों को ही ज्यादातर शोषण का या अत्याचार का सामना करना पड़ता है। बोले जितनी ज्यादा गरीबी रहेगी उतनी ही ज्यादा वंचना बढ़ेगी और उतना ज्यादा शोषण और अत्याचार भी होगा उनके विरुद्ध। किसके विरुद्ध, वंचित वर्गों के विरुद्ध। यहां दलित समुदाय, विशेषकर महिला वर्ग, दलित समुदाय, इनके प्रति जो शोषण है, जो अत्याचार है वो ज्यादा बढ़ता है। दूसरा इंपैक्ट समझ में आया। पहला इंपैक्ट देखो हमने राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि पर देखा कि कैसे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हमने देखा समाज में जो एक वर्ग है जो वंचित वर्ग है, उस समाज में मौजूद वंचित वर्गों पर, यानी कि सामाजिक जो आर्थिक बहिष्करण है उसमें भी हमें समझने की जरूरत है कि समाज में जो वंचित वर्ग है उसके ऊपर ही आपको यह ज्यादा शोषण और अत्याचार की संभावना होते हुए दिखाई देगी। तीसरा आते हैं भैया जीवन स्तर पर, लाइफ स्टाइल पर। जो निम्न जीवन स्तर है, ये निम्न जीवन स्तर कैसे होगा यहां समझते हैं। जो गरीब वर्ग है, देखो गरीबी के इंपैक्ट को समझना है। जैसे एक वर्ग है जो अमीर वर्ग है, एक वर्ग है गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग का लाइफ स्टाइल खराब क्यों होगा, क्योंकि शिक्षा के मामले में एक बच्चा पढ़ रहा है, एक का बच्चा पढ़ रहा है कॉन्वेंट में, एक का बच्चा जा रहा है सरकारी में। सरकारी में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है सभी को पता है अभी के समय, तो उनके बीच का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो अंतर आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। तो शिक्षा में असमानता होगी, और ये शिक्षा की असमानता शुरुआती दौर पर रहती है और फिर आगे हम बराबरी करने की कोशिश करते हैं कि आओ भैया मिलाओ, बराबरी के स्तर पर लेकर आओ दोनों को। कैसे लेकर आओगे, शुरू में ही भैया जब उन्हें वंचना का, शिक्षा के स्तर पर उन वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कैसे बराबरी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो पहले शिक्षा के स्तर पर देखो। दूसरा स्वास्थ्य के स्तर पर अगर समझने की कोशिश करो, एक बीमार हो रहा है तो उसका इलाज हो रहा है किसी बेहतरीन मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, और एक का इलाज चल रहा है सरकारी स्वास्थ्य वाले जो पीएचसीज वगैरह होते हैं। ठीक, तो इसके चलते ना तो बेहतर उन्हें पोषक तत्व मिल पाते हैं गरीबी के चलते, और बीमारियां भी बहुत तेजी से होती हैं। ठीक, और ना ही उनका इलाज बेहतर अस्पतालों में हो पाता है। तो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पर हो, और चाहे आधारभूत सुविधाएं हो। आधारभूत सुविधाओं में जैसे आवास की सुविधा है। अब जैसे गरीब वर्ग है, चाहे आप शहरों में ही देख लो, शहरों में जो गरीबी की स्थिति है, जो गरीब वर्ग कहां रह रहा है, स्लम बस्तियों में रह रहा है, और अमीर वर्ग कॉलोनियों में रह रहा है। ठीक है, अब देखो गरीब वर्ग जो स्लम बस्तियों में रह रहा है उसके लिए क्या पेयजल की व्यवस्था, चाहे रहने की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, क्या स्थिति बनी हुई है, ये सारे उसके निम्न जीवन स्तर को दर्शाते हैं। और ये इंपैक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है उनके जीवन स्तर पर, उनके लाइफ स्टाइल पर। उनकी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से खराब कर रहा है, और कौन खराब कर रहा है, मौजूद जो गरीबी है। ठीक है, यही गरीबी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को बुरी तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है, जिसके कारण उनका निम्न जीवन स्तर दिखाई दे रहा है। क्लियर, समझ में आया। तीसरा इंपैक्ट समझ में आया। पहला हमने समझा आर्थिक जो समृद्धि वाला है नकारात्मक प्रभाव, दूसरा सामाजिक जो बहिष्करण हो रहा है, तीसरा हमने समझा जो जीवन स्तर निम्न स्तर का है। ठीक, चौथा हम देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है। देखो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को अगर जानना है तो वह जो वर्ग उसी जगह पर जहां रह रहा है उस वर्ग के भीतर अधीनता की भावना विकसित होगी, यानी कि हम जो रिच वर्ग है, यानी कि अमीर वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उसके अधीन रह रहे हैं। इसके साथ अवसाद और कुंठा की भावना उनके भीतर विकसित होगी, जो उनके साइकोलॉजिकली उनको इंपैक्ट कर सकता है, नकारात्मक तरीके से उनको साइकोलॉजिकली इंपैक्ट कर सकता है। और इसी का एक परिणाम यहां दिखाई देगा, हिंसा, अपराध और सामाजिक संघर्ष, यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। और हिंसा अपराध क्यों बढ़ता है, देखो ऐसे ही व्यक्ति के भीतर यह भावना विकसित होगी कि हमारे पास देखो खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अब बोले हम अवसाद और कुंठा की भावना से मरे ही जा रहे हैं, और सापेक्षिक देखो वंचना, या हमें जो है हमें दिखाई देगा लगातार हमारे भीतर भरा जाएगा कि देखो तुम्हारे जो रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस पर एक वर्ग ने कब्जा कर लिया है, 1% वर्ग ही है जो तुम्हारे रिसोर्सेस पर कब्जा किए है। ऐसी बातें बोली जाएंगी तो घृणा, उनके भीतर घृणा विकसित होगी उस समुदाय के प्रति, और जब घृणा विकसित की जाएगी तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देगा उस समाज में, फिर हिंसा दिखाई देगी आपको। और ऐसे समझना है इसको, इसके उदाहरण के तौर पर आप नक्सलवादी जो घटनाएं हैं उनको ऐसे समझ सकते हो। इसी तरीके से ही उन्हें
उग्र किया गया, घृणा भरी गई, और फिर आपको जो हिंसा और अपराध की घटनाएं दिख रही हैं वो उसका यही कारण रहता है। ठीक है, समझे बात को? तो ये सब जो गरीबी है, इस गरीबी के चलते ही ये प्रभाव आपको इंपैक्ट सारे दिखाई देते हैं। क्लियर? तो गरीबी का इंपैक्ट आपको समझ में आ गया, गरीबी का कारण और कारणों के साथ ही समाधान समझ लिया। अब बात करते हैं, देखो सरकार की जितनी स्कीम्स हैं गरीबी को लेकर के, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट को लेकर के हो, चाहे आप औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों को लेकर के हो, कैसे बढ़ाने के सरकार प्रयास कर रही है, ये सारी चीजें तो आप समझते ही हो, उसको तो आप बता ही दोगे। भारत में थोड़ी सी स्थिति को समझ लेते हैं कि गरीबी की स्थिति है क्या। जैसे डेटा के स्तर पर थोड़ी कम से कम तैयारी रहेगी, यहां पर भारत में गरीबी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, एटलीस्ट इन डेटा का आप यूज कर सकते हो। जैसे नीति आयोग के द्वारा हमने समझा, वहां पर शुरुआत में ही समझ लिया था कि बहुआयामी गरीबी की चर्चा की गई। अभी जो हाल ही का डेटा है सबसे लेटेस्ट, उसमें यह बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। पता ही है ना कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा लॉन्च की जाती थी, है ना, जारी की जाती थी इस पर रिपोर्ट भारत के द्वारा, भारत में 2015 से नीति आयोग के द्वारा भी इसको शुरू किया गया है। इसमें बताया गया है कि 25 करोड़ लोग, ये डेटा याद रखना है, लगभग 25 करोड़ लोग, लगभग में याद रखना है, ये बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं, जिसमें 2013-14 में 29% लोग गरीब थे, बहुआयामी रूप से गरीब थे, और 2022-23 में 11.28% लोग जो है अभी गरीब बचे हुए हैं भारत में। क्लियर? तो टोटल अगर संख्या के तौर पर देखा जाए तो 25 करोड़ लोग लगभग जो हैं, 25 करोड़ लगभग भारतीय जो हैं पिछले 9 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं, और नीति आयोग की यह रिपोर्ट है, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। क्लियर? पहला डेटा क्लियर हुआ। दूसरा डेटा है गिनी गुणांक पर। देखो गिनी गुणांक जो बताता है, गिनी गुणांक हमेशा निकाला जाता है आर्थिक असमानताओं को लेकर के। अब अगर गिनी गुणांक किसी भी राष्ट्र का कम हो रहा है, इसका मतलब वहां पर जो आर्थिक गैप है, इकोनॉमिक जो गैप है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। तो गिनी गुणांक के बारे में कहा गया कि भारत में जो गिनी गुणांक है वो कम हुआ है पिछले 9 वर्षों में। 2013-14 में जो स्कोर था भारत का 0.472 था, और वो 2022-23 में घटकर 0.402 हो गया है। ये डेटा भी आप यूज कर सकते हो। आपको बताना है कि गिनी गुणांक क्या दर्शाता है, आर्थिक असमानता को, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है यहां बता रही है कि भैया ये गैप जो है कम हो रहा है, गरीब और अमीर के बीच का गैप कम होता जा रहा है। और ये कैसे कह सकते हो, इसके पीछे आप रीजन बताओ, प्रूफ है हमारे पास में। जो डेटा है 2013-14 का डेटा था, 0.472 पहले था भारत का जो स्कोर था, और उसके बाद 22-23 में यह घट गया है, 0.402 हो गया। ठीक, दूसरा डेटा ये समझ में आया। और जो डेटा देखो, जितना डेटा वहां पर याद आ जाए, एक ही याद आ जाए, ठीक है, बहुआयामी गरीबी वाला याद आ जाए, वहां से शुरू कर दो अपने आंसर को। ठीक, उसके बाद जैसे प्रश्न की डिमांड हो, कारणों पर आए, समाधान पर आए, तो कारणों को अगर समाधान पर ही पूछता है तो कारण आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, और कारण एक एक करके 3-4 आपने शॉर्ट तरीके से समझा दिए एग्जामिनर को, फिर आप चले गए प्रश्न की प्रमुख मांग पर। और ये तरीका होता है एग्जामिनर को समझाने का चीजें। ठीक, अगर मान लीजिए कारणों पर ही पूछा है तो उसको थोड़ा सा विस्तार देकर के समझा दिया एक एक पॉइंट को। क्लियर? अब जैसे भारत में कौन सी पहले हैं जो उस गरीबी को निवारण के लिए चलाई जा रही हैं, सभी हमने एक एक करके समझ ली। जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा के स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है। खाद्यान्न की समस्या होती है, स्वास्थ्य के स्तर के लिए मुफ्त खाद्यान्न है। जैसे आवास की समस्या जो रहती है, पीएम आवास, मेक इन इंडिया, मुद्रा, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सारी चीजें हैं जहां पर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, एमएसएमई सेक्टर के लिए आप कार्य कर रहे हो, जहां पर श्रम गहन आधारित उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो भारत सरकार इन सारी समस्याओं पर समाधान खोजते हुए ही ये इनिशिएटिव्स चालू किए हुए है। लेकिन एक समस्या भारत में है, इसको भी आप कोट जरूर करना है यहां पर, कि भले ही यहां पर भारत सरकार के द्वारा इतने इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी अभी वर्तमान में भी एक समस्या बनी हुई है आर्थिक असमानता की। गिनी गुणांक में भले ही हमें दिख रहा है कि आर्थिक जो असमानता है वो कम हो रही है, लेकिन वास्तविकता यह है, इसके साथ एक रिपोर्ट और आपको कोट करनी है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि अगर देखा जाए जो रिसोर्सेस हैं भारत में जितने मौजूद, जैसे भारत है भैया, भारत में जितने रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के टॉप 1% लोग जो है, मतलब टॉप 1 एकदम क्रीम जो है भारत की, उसके पास 40% संसाधन है। यानी कि टॉप 1% के पास 40% संसाधनों पर अधिकार है। बोले अच्छा, और नीचे के बॉटम के जो 50% जनसंख्या, समझो यहां पर जनसंख्या का ऊपर का मात्र 3%, और ये रिसोर्सेस वाला एक बना लिया, तो इसका जो 40% है, ये 3% जनसंख्या के पास ही इसका ये 40% जो है रिसोर्स मौजूद है। ठीक, एक रिसोर्स का बनाया, एक जनसंख्या का बनाया, इसको फिगर के माध्यम से बता सकते हो। दूसरा एक बनाया हमने भैया, ये बॉटम की जो नीचे वाली जो 50% है, ठीक, इसके पास में रिसोर्स का कितना है, मात्र 3% भैया। ठीक है, तो अब बॉटम नीचे वाली जो 50% लोग हैं, इनके पास मात्र 3% रिसोर्स है। ऊपर वाले जो 1% है, इनके पास 40% रिसोर्स है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो गुरु कि संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ा हुआ है, रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि सेंट्रलाइज है रिसोर्सेज, रिसोर्स एक वर्ग विशेष के पास ही सारे हैं। इसीलिए भैया जो अमीर है वो अमीर ही दिखाई देता है, जो गरीब है वो गरीब ही दिखाई देता है, क्योंकि भैया यहाँ रिसोर्स वाली समस्या है कि रिसोर्स पर तो पूरा का पूरा कब्जा करके बैठे हैं यही सब, और यहाँ 50% 3% रिसोर्स में नीचे काम चला रहे हैं। ठीक समझ में आया? तो ये जरूर कोट करना है इस समस्या को, जब भी आपको बताना है समाधान लिखने हैं उसमें एक छोटा सा पैरा आपको ये ऑक्सफैम रिपोर्ट को आपको जरूर वहां पर दर्शा देना है, बता देना है एग्जामिनर को कि देख लो भैया ये समस्या भी एक है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये हो गया गरीबी वाला पार्ट अपना कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग जनसंख्या वाले पार्ट पर। तो अब आते हैं जनसंख्या वाले टॉपिक पर। देखो जनसंख्या और उससे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, है ना, जो मुद्दे हैं उनको समझेंगे। अब उनको समझने से पहले जैसे भूमिका के तौर पर क्या आप बता सकते हो, तो वर्तमान समय में जो भारत की जनसंख्या है इसको लेकर के जो डेटा है अपने पास कि भारत में 140 करोड़ के आसपास अभी वर्तमान जनसंख्या हो चुकी है। क्योंकि 2011 के बाद हम सेंसस अभी डेटा हमारे पास है नहीं, तो वर्तमान समय में जो या तो आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे आया था उसका डेटा आप यूज कर लो, या फिर जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर जो अनुमानित जो आपकी भारत की जनसंख्या आ रही है, जैसे अभी 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या के साथ भारत की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व के स्तर पर हो चुकी है, इसको आप कोट करते हुए शुरुआत कर सकते हो अपने आंसर की। फिर आते हैं भैया भारत में जो जनसंख्या विस्फोट दिखाई दे रहा है या सर्वाधिक जनसंख्या दिखाई दे रही है, इसके कारण क्या है, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके कारण क्या है। इन कारणों को समझ लिया तो इन कारणों के ही निवारण में ही आप जनसंख्या जो प्लानिंग है, यानी कि परिवार नियोजन की जो समस्या है, जो परिवार नियोजन जो किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, अगर इस वृद्धि के कारण को समझ लिया तो बताओ भैया जो समाधान के स्तर पर कार्य है वो आसानी से आप कर सकते हो कि नहीं, है ना। एक से तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, कारण देख रहे थे, है ना। तो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है इसके कारण समझेंगे सबसे पहले, एक एक करके सभी कारणों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, कारणों के साथ नियंत्रण के लिए जो उपाय किए जाएंगे वो आसान हो जाएंगे। तो पहला जो कारण है हम देखेंगे सामाजिक क्या कारण है भैया, वो समाज में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जनसंख्या का जो विस्फोट है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। ऐसे समझो इसको आसान शब्दों में एकदम, जो भैया भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, तो समाज में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला भैया जो बाल विवाह कर लिया जाता है, ठीक है। एक समाज में जहां बाल विवाह प्रचलित है तो बाल विवाह में कम उम्र पर लड़की की विवाह कर दिया जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा देखो प्रजनन जैसी समस्याएं होंगी, और वो ज्यादा प्रजनन का शिकार होगी, तो उसके चलते ही बच्चे बहुत अधिक होंगे, और बच्चे अधिक होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारक बनते हैं। ठीक, जहां पर भी आप देखोगे बाल विवाह की जो समस्या रहती है। फिर दूसरा है पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा। ठीक, देखो समाज की जो विशेषताएं हैं ये तो पता ही है, हमारे भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। और हमारे भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों से एक नई कुरीति जन्म लेती है कि जनसंख्या जो अनावश्यक रूप से अति तेजी से बढ़ रही है वो भी एक समस्या के रूप में जन्म हो रहा है उसका। ठीक है, तो जैसे एक समस्या हमारे समाज में है बाल विवाह की, और बाल विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनती है। दूसरा भैया सामाजिक कारण में ही आप समझो पितृसत्तात्मक समाज है, ये कैसे एक समस्या बनता है। जैसे पितृसत्तात्मक समाज है तो वो क्या चाहता है, पितृसत्तात्मक समाज पैट्रियार्कल समाज चाहता है कि लड़का ही हो। अब लड़की अगर हो गई, लड़की का जन्म हुआ तो फिर से लड़का हो, है ना, फिर से लड़की का जन्म हो गया फिर से लड़का हो, तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4 लड़कियां हो गई और फिर एक लड़का हुआ तब जाकर के। ठीक, तो इसके चलते भैया जहां एक लड़का होना था या एक लड़के की जहां चाहत में 4-5 जो है संतान हो गई। तो ये देखो हमारे समाज में बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि पुत्र संतान की जो इच्छा रखना। ठीक, उसके चलते जो महिला जो लड़की है उस लड़की के साथ में सामाजिक जो बहिष्कार भी होता है, यह भी एक अलग समस्या है, अभी इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोग सामाजिक कारण को यहां देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के जो कारण बनते हैं। तो पहला हो गया बाल विवाह, दूसरा जो पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो कैसे कारण बनती है, तीसरा है जो धार्मिक अंधविश्वास है। जैसे एक आपने धर्म विशेष के अंतर्गत एक मौलवी का स्पीच सुना होगा जो कह रहे थे भैया जो महिला 12 बच्चों को जन्म देती है वो स्वस्थ रहती है। बताओ किसी धर्म विशेष के अंतर्गत अगर इस तरीके का स्पीच कोई मौलवी या किसी पंडित के द्वारा अगर दिया जाता है तो बताओ वहां पर जो धार्मिक अंधविश्वास है, ये धार्मिक अंधविश्वास किसको जन्म देगा, जनसंख्या वृद्धि को जन्म देगा, है ना। बोले ये जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि यहां पर लोगों का जो फेथ होता है वो अंधविश्वास जैसी चीजें होती हैं। तो धार्मिक जो अंधविश्वास है अगर इस तरीके के अतार्किक अगर बयान दिए जाएंगे तो आपका एक समस्या का जन्म होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला बाल विवाह हो गया, दूसरा पितृसत्तात्मक समाज, तीसरा धार्मिक जो अंधविश्वास है, फिर महिलाओं का आत्मनिर्भर ना होना। ठीक, महिलाएं जो होती हैं हमारे भारतीय समाज में देखा होगा कि डिपेंडेंट होती हैं पुरुषों के ऊपर। अब वो आत्मनिर्भरता ना होना भी, महिलाओं के पास चयन की स्वतंत्रता नहीं होती है, जिसके कारण महिलाओं को एक बच्चा रखना है, 2 रखना है, इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती है उनके पास, यह भी एक कारण बनता है। और फिर निरक्षरता जो होती है, देखो
यह जो निरक्षरता है, यहां समझो, यहां अवेयरनेस वाले पार्ट से भी जोड़ना है। जैसे जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है वहां महिलाओं को, तो वहां महिलाओं को जैसे पिल्स वगैरह की जानकारी नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, या जहां अवेयरनेस नहीं है, इसके कारण भी वहां प्रेगनेंसी होती है। ठीक, अब प्रेगनेंसी के चलते होता क्या है, जनसंख्या वृद्धि में यह प्रमुख कारण बनती है। तो ये समाज में मौजूद जो अवयव हैं, जो समाज में मौजूद जो तत्व हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते हैं। पहला, बाल विवाह, पितृसत्तात्मक जो समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। धार्मिक जो अंधविश्वास है, जो रिलीजियस आपके अंधविश्वास दिखाई देते हैं। महिलाओं का आत्मनिर्भर ना होना। फिर निरक्षरता, जिसके चलते गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं इनकी जागरूकता ना होना, ठीक, इनको लेकर के। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ये समाज में मौजूद जो तत्व हैं जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते हैं। पहला समझ में आया। सामाजिक कारण में जाओगे तो समाज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के चलते जो समाज की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के चलते ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्लियर, समझ में आया। पहला आसान है ना, एकदम समझना बहुत आसान है। आसपास के समाज को देखो और उस समाज को समझने की कोशिश करो और वही आपको कारण सारे समझ में आ जाएंगे। भैया कैसे हैं ये जो कीवर्ड लिखे हुए, इन कीवर्ड को ही तो समझा दिया है थोड़ा सा। फिर दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जो हुआ है, पहले के समय जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी, तो एमएमआर जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मातृत्व जो मृत्यु दर होती है, वो ज्यादा थी। जैसे संतान हुई, संतान की मृत्यु हो जाती थी, ज्यादातर महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। तो बोले जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, ठीक, जैसे ही आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये जैसे ही बेहतर होंगी, उसके चलते बच्चे की भी मृत्यु नहीं होगी अब, और माता की भी मृत्यु नहीं होगी। दूसरी बात है, जो जीवन प्रत्याशा है, जो आयु है, वह भी बढ़ जाएगी। पहले किसी न किसी बीमारी का शिकार होते थे, उसका इलाज होता नहीं था भैया, तो उनकी डेथ हो जाती थी ना, बड़े पैमाने पर, बड़े बड़ी संख्या में पूरे का पूरा देखोगा प्लेग जैसी समस्या, बीमारी फैली और पूरा का पूरा गांव ही निपट गया। तो ये सारी समस्याएं पहले रहती थी। लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर आ गई, बेहतर दवाएं आ गई, टीकाकरण होने लगा, तो इसके चलते हुआ क्या, मृत्यु दर भी कम हो गई, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, और जो ओवरऑल तरीके से क्या भैया, जनसंख्या की वृद्धि का कारण बनी। ठीक, समझे। ये स्टेजेस भी होती हैं। ठीक, कब जो है जनसंख्या आगे धीरे धीरे करके देखो एक पीक पर पहुंचेगी, पीक के बाद जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं जनांकी लाभांश की जो स्थिति है हमारे यहाँ पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके चलते जनसंख्या सर्वाधिक है भारत की, उसके उसके कारणों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में मौजूद कौन कौन सी भैया जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो जनसंख्या के वृद्धि को जन्म दे रही हैं। पहला हमने ये कारण देखा। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा, आर्थिक कौन सा कारण है भैया जिसके चलते जनसंख्या बढ़ती है। बोले आर्थिक एक सबसे प्रमुख कारण है। एक तो मनोरंजन के साधन का अभाव होता है, दूसरा है भैया संतान जो है उसका वैकल्पिक साधन के रूप में देखा जाता है। कैसे? बोले देखो, परिवार में जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा इनकम, होता है कि नहीं होता है? बोले परिवार में जितने ज्यादा बच्चे होंगे, ऐसी मान्यता है वहां मौजूद जो फैमिली है, परिवार है, माता पिता की मान्यता रहती है कि भैया अगर 3 बच्चे होंगे तो 3 अगर 100 कमाएंगे तो 300 रुपया आएगा। बोले 4 होंगे तो 4 कमाएंगे 400 रुपया आएगा। बोले इस तरीके की चीजें जब वहां मान्यता बनी हुई है समाज में, तो ये आर्थिक एंगल से देखा जा रहा है। आर्थिक एंगल से देखने की कोशिश हो रही है कि संतान जो है एक वैकल्पिक आय का साधन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संतान होंगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो ये आर्थिक आयाम पर भी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर जो प्रवसन की समस्या है, आपको पता ही होगा कि माइग्रेशन जो हो रहा है। अब माइग्रेशन के स्तर पर देखा जाए तो ये जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, चाहे ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, इन जगहों से जो माइग्रेशन है बहुत तेजी से हो रहा है। अब ये तेजी से जो माइग्रेशन होता है, ये बढ़ाता क्या है भैया? भारत की बढ़ाता है जनसंख्या। ठीक, तो माइग्रेशन भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या की वृद्धि का। क्लियर। चाहे अब सामाजिक कारण आपसे पूछा जाए, चाहे आर्थिक कारण पूछा जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हो रहा है इसके चलते, या प्रवसन जैसी समस्याएं जो हैं, तो ये सारे जो हैं अपने आप में क्या कर रहे हैं? जनसंख्या को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। अब जनसंख्या के निवारण में, यानी कि उपाय के स्तर पर जाओगे तो उपाय के स्तर पर सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी, तो जैसे बाल विवाह यहां पर दिखा, तो बोले बाल विवाह जैसी चीजों को, इन परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, है कि नहीं? ये कारण बना हुआ है, तो बोले कारण हमें पता है, इस कारण पर ही चोट करो। कारण पर जब चोट करोगे तो बोले इसी चीज पर जब चोट आप धीरे धीरे करोगे, तभी जाकर के इस समस्या से निजात पा सकोगे। जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को आप लागू कर पाओगे। तो बोले बाल विवाह खत्म करेंगे, धार्मिक अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश होगी। ठीक है, महिलाओं को अवेयर किया जाएगा और लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, जो एक मान्यता बनी हुई है। आर्थिक रूप से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाएंगे, ना कि यहां पर आपको बोला जाएगा कि ज्यादा जितने बच्चे उसके साथ बताया जाएगा, ये अवेयर किया जाएगा कि भैया देखो इसके साथ आपके ऊपर बर्डन भी तो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, उस परिवार का पालन पोषण, और बच्चे 2 ही अच्छे है ना, इस तरीके के स्लोगन्स चलाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये सारी चीजें आपकी कारणों से ही तो जनरेट हो रही हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, हमने बताया ना कि अगर कारण अच्छे से एक बार समझ लिए, ठीक, जैसे जनसंख्या नियंत्रण या गरीबी के कारण हमने समझ लिए थे, तो उपाय बताना, समाधान बताना कठिनाई है ही नहीं, लिखना वहां टेंशन है ही नहीं कतई। ऐसे अगर जनसंख्या के कारण आपने समझ लिए, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, उसके बाद सरकार की नीतियां बनाना, आप जाओगे वहां पर पॉलिसी मेकिंग पर बैठोगे जाकर के, वहां आपके द्वारा जो पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाएगा,
बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, बस खाली कारणों को अच्छे से वहां पर पढ़ लेना, उसके किसी भी घटना पर, किसी भी समस्या पर जहां आप नीतियां बनाने जा रहे हो। अब भैया ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ती है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? तो सबसे पहला इंपैक्ट हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये बाधित हो रहा है। क्यों बाधित हो रहा है? देखो, किसी एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे ये भारत ही मान लो है, ठीक है। अब देखो समझते हैं यहाँ पर, ठीक। अब जैसे ये भारत है मान लो, अब ये भारत में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, बोले ठीक है, रिसोर्सेज तो इतने क्षेत्र में ही है। अब इसमें पहले रहते थे 100 लोग, अब इसमें रहने लगे 1000 लोग, रिसोर्सेज उतने ही हैं। तो इन रिसोर्सेज पर जो यहाँ संसाधन है, इन संसाधनों पर अब क्या हो जाएगा? बोझ बढ़ जाएगा। बोले बिल्कुल बढ़ जाएगा। और जैसे ही बोझ बढ़ेगा, इसके चलते जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बाधित होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल बाधित होगा। जो इंप्लॉयमेंट भैया इतने क्षेत्र में जनरेट होता था, तो इंप्लॉयमेंट अब 1000 लोगों के लिए जनरेट करना है, पहले 100 लोगों के लिए करना था। तो बोले रोजगार जो है उसके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे इन 1000 लोगों के समक्ष, ठीक है। तो इसीलिए देखो प्रमोशन भी होगा, बाहर भागते हैं लोग, ठीक, समझ में आया। और दूसरी बात है, लोगों के पास भैया जब इनकम नहीं जनरेट होगी, रोजगार नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो सरकार का वही कल्याणकारी जो व्यय है, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोले बिल्कुल बढ़ेगा। जिसके कारण से निवेश की जो क्षमता है सरकार की वो सीमित हो जाएगी। अब जैसे ही सरकार की निवेश की क्षमता सीमित होगी, तो सरकार का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ढांचा है वो बाधित होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या का ज्यादा होना मतलब रिसोर्सेज पर बोझ बढ़ जाना, और जैसे रिसोर्सेज पर बोझ बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बाधित, इनकम बाधित, सरकार का खर्चा भैया वेलफेयर खर्चा पर जाएगा, और जिसके कारण जो आखिरी में अंततः आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक समझे? इंपैक्ट सबसे पहले देखो हमने ब्रॉड एस्पेक्ट में बताया, व्यापक तौर पर बताया। तो भारत का आर्थिक विकास कैसे बाधित होता है जनसंख्या के चलते, जैसे हमने बताया था गरीबी के चलते भारत की जो आर्थिक विकास है, आर्थिक समृद्धि कैसे बाधित होती है, उस पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। यहां पर वैसे ही हमने आर्थिक विकास पर भी बताया नकारात्मक प्रभाव अति जनसंख्या का कैसे पड़ेगा। ठीक, अभी हम देख रहे हैं जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको समझ रहे हैं। फिर दूसरा है सामाजिक विकास कैसे बाधित होता है। यहां समझो रिसोर्सेस है ना, बोले हाँ, तो रिसोर्सेस हैं, उनका जो समतामूलक वितरण तो हो नहीं पाएगा। देखो आपको वही रिसोर्सेस, मान लो भैया आपके पास में 10 पत्थर हैं, अब वही 10 पत्थर आपको 100 लोगों में बांटने हैं, वही 10 पत्थर आपको 1 लाख लोगों के बीच बांटने हैं, है ना। तो यहां पर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन यहां बहुत कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे समझो। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समतामूलक नहीं होगा। फिर होगा क्या? गरीब वर्ग, उनके पास रिसोर्सेस पहुंच ही नहीं पाएंगे, अमीर वर्गों के पास रिसोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ज्यादा जो योग्य होंगे या समझ लो ज्यादा कैपेबल होंगे, ज्यादा पावर होगी, क्षमता होगी जिनके पास, उनके पास ही रिसोर्सेस जाएंगे, जिसके चलते वंचित वर्ग जो होगा उस समाज का वो बहिष्कृत किया जाएगा। यहीं पर ऑक्सफैम रिपोर्ट आपको समझ लेनी है, कोट कर देनी है कि टॉप 1% जो है उसके पास 50% रिसोर्सेज दिखाई देंगे, और नीचे के 3% जो 50% है उसके पास 3% मात्र रिसोर्सेज दिखाई देंगे। यही होता है समतामूलक वितरण नहीं होगा, तो जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है वो बाधित होगा, और जिसके कारण जन्म होगा किसका? सोशल कॉन्फ्लिक्ट का। बताया ना, हिंसा और अत्याचार और शोषण के केसेस सामने आएंगे, लोगों के मन में कुंठा अवसाद की भावना बढ़ेगी, लोग कहेंगे भैया कोई नहीं, हम ऐसे ही हथियाएंगे। यहां पर मार्क्स जैसे विचारक का उदय होगा। समझ में आ रहा है? सारी चीजें जुड़ रही हैं एक साथ कि नहीं? तो सामाजिक विकास इस तरीके से बाधित होगा, और सामाजिक संघर्ष कैसे बढ़ेगा? संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, बोले ऐसे तो देंगे नहीं, उठाओ हथियार। तो इस तरीके के विचार दिए जाएंगे मार्क्स के द्वारा। क्लियर? तो सारी चीजें जोड़ते हुए समझते चलना। फिर रोजगार के यहां पर भी देखो सीमित विकल्प जब नजर आएंगे तो समाज में जो अपराध हैं वो बढ़ेंगे, कुंठाएं बढ़ेंगी, युवाओं में अवसाद और कुंठा की भावना यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर सबसे ज्यादा यहां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इन चीजों का समाज में, तो महिलाओं पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? यहां एक चीज समझो, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि में देखो प्रजनन जैसी समस्याएं, या एक मां को, एक महिला को ही गर्भ में रखना पड़ता है 9 महीने के लिए बच्चे को। बोले 9 महीने के लिए उसकी जो उत्पादक जीवन है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिव जो लाइफ है वो तो खराब हो जाती है। वो 9 मंथ के लिए तो कुछ कर नहीं पाती, फिर से वो ठीक हुई, फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो बोले हर 9 महीने के लिए समझो 1 साल के लिए उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जो उसका उत्पादक जीवन है, वो तो प्रजनन कार्यों में ही लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव इसका किसमें पड़ रहा है? समाज में एक वर्ग है जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग पर सबसे ज्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो आपको बताना है भैया, जो जनसंख्या वृद्धि है या अति जनसंख्या है, इसका आर्थिक दृष्टिकोण से हमने देख लिया क्या प्रभाव है, सामाजिक दृष्टिकोण से देख लिया हमने क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। फिर राजनीतिक दृष्टि से भी क्या प्रभाव है भैया? देखो राजनीतिक दृष्टि से सीधा समझो, जो समाज में जो वर्ग रह रहा है, मान लीजिए जो युवा वर्ग रह रहा है, तो उस युवा वर्ग के समक्ष, उस युवा वर्ग के मन में सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा कि बोले सरकार यार है ही नहीं, लायक ही नहीं है ये भैया, ना तो रिसोर्सेज का बंटवारा कर पा रही है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रही है, ना नौकरी दे पा रही है। यही सारी भावनाएं किसके भीतर होंगी, भरेंगी? उन युवाओं के भीतर, क्योंकि युवा जनांकीय लाभांश की स्थिति है, सर्वाधिक युवा है, उसको ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना इनकम मिल रही है। ठीक है, गरीबी से जूझ रहा है वो। तो इन सब के चलते वो पहला आरोप किसके ऊपर लगाएगा? सरकार के ऊपर। तो सरकार
के ऊपर भी एक राजनीतिक संकट की स्थिति बनेगी और सरकार विरोधी प्रदर्शन जैसे धरना वगैरह होना शुरू हो जाएगा, विरोध करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे नेपाल में आपने देखा होगा कि नेपाल में भी यही एक कारण रहा, जो राजनीतिक संकट की स्थिति और सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगने वहां के युवाओं ने शुरू कर दिए। जो जेनजी समुदाय है वहां पर, उसके द्वारा वहां विरोध भी किया गया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, बल्कि वहां पर सरकार भी बदल दी गई। तो ये राजनीतिक संकट की स्थिति आ जाती है। फिर आते हैं पर्यावरणीय संकट पर। देखो ये पॉइंट जरूर डालना है आपको कहीं पर भी, पर्यावरण वाला आयाम आज के समय, क्योंकि सस्टेनेबल उत्तर भी होना चाहिए ना, धारणीय विकास ही नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अपना सस्टेनेबल उत्तर भी होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। और सस्टेनेबल उत्तर तब होगा जब सारे आयामों के साथ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन आयामों के साथ अपना पर्यावरणीय वाला आयाम भी आप शामिल करोगे। पर्यावरणीय आयाम कैसे है? देखो यार, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बोले बिल्कुल हो रही है। अभी इसमें एक तमिलनाडु का ही, आंध्र प्रदेश का, हाँ आंध्र प्रदेश का केस, जहां जंगलों को काटा जा रहा था, जहां पर पहले रोक भी लगाई गई, फिर उसको, लेकिन डेवलपमेंट के चलते वहां बहुत सारे पशु पक्षी थे जिनका प्राकृतिक आवास था, उनको भी नष्ट कर दिया गया था। तो अब ये किया जाता है, पर्यावरण पर ये संकट है, और पर्यावरण पर संकट के चलते ही जब डेवलपमेंट कर रहे हो आप, जनसंख्या बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, तो उसके चलते आप उनके रहने के लिए आवासीय व्यवस्था करोगे ही, उसके चलते वहां के पर्यावरण का नाश करोगे ही करोगे। तो यह पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन है, इन पर दबाव बढ़ेगा, जिसके चलते पर्यावरण का निम्नीकरण वहां पर जन्म लेगा। ठीक, इसमें जल प्रदूषण हो, जल संकट हो, प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण आपको दिखाई देंगे। बायोडायवर्सिटी का ह्रास होता दिखाई देगा वहां पर। ठीक है, और खाद्यान्न संकट की भी समस्या वहां पर उपजेगी। तो ये पर्यावरणीय संकट दिखाई देगा। अब देखो, ये जो पर्यावरण को आप क्षति पहुंचा रहे हो, अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कार्य नहीं किया जाएगा, तो आगे जो आप विकास कार्य करोगे, उसके बाद जो विकास कार्य में उत्पादन गतिविधि करोगे, उस उत्पादन गतिविधि में पर्यावरण पूरा का पूरा वसूल लेगा आपसे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप सारा विकास कार्य करो। अन्यथा जनसंख्या वृद्धि के चलते जो दबाव बना हुआ है, उस दबाव में अगर पर्यावरण को ध्यान में नहीं दिया, बोले ये पॉइंट अगर ध्यान में नहीं दिया, इस इंपैक्ट को ध्यान नहीं दिया कि भैया तुम्हारी जनसंख्या वृद्धि के चलते पर्यावरण को भी क्षति हो रही है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, कोई भी पॉलिसी मेकिंग का कार्य करो तो ये वाला पॉइंट जरूर वहां पर ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट पर भी जो क्राइसिस बना हुआ है ना, इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे जो स्कीम बनाओ, जो भी आप परिवार नियोजन का कार्यक्रम लेकर आओ या कोई भी पॉलिसी बनाओ, तो वहां पर इस एनवायरमेंट वाले पॉइंट को भी आपको जरूर बताना है वहां पर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब आते हैं हम लोग जनसंख्या जो वृद्धि है, इसके कारण समझ लिए, जनसंख्या वृद्धि के चलते क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो समझ लिया, चाहे समाज पर, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, चाहे पर्यावरणीय दृष्टि से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो समझा यहां पर। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसको, भारत में जनांकी लाभांश की स्थिति, इसमें कुछ डेटा है अपने पास, उस डेटा को भी समझते हैं। जब भी आंसर लिखना होगा तो कोट करने में, डेटा कोट करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहला है कि भारत में इस समय कार्यशील जनसंख्या, और कार्यशील जनसंख्या शुरू में ही बता दिया कि 15 से 64 साल तक की जो आयु वर्ग है उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। इसके पहले की और बाद की होती है आश्रित जनसंख्या। यह वर्तमान समय में लगभग 65% के आसपास है। भारत में कितनी है? 65% के आसपास भारत में कार्यशील जनसंख्या है। और सर्वाधिक वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए युवा कहां है, बोले भारत में है। तो विश्व में सबसे ज्यादा युवा कहां है भैया? भारत में। युवाओं का देश कौन है? भारत है। और एक यहां पर डेटा बढ़िया है कि अगर औसत आयु पूछी जाए, यानी कि सबसे ज्यादा युवा तो हैं, लेकिन भारत की इस समय औसत आयु कितनी है, तो भारत में इस समय औसत आयु है 21 साल। ठीक है, तो इसका अच्छे से अगर दोहन कर लिया जाए, एक स्टेटमेंट है इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर भैया तुम्हारे यहां जो जनांकी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है, जनांकी लाभांश की स्थिति है, अगर इसका अच्छे से दोहन कर लो जो जनांकी वरदान हो जाएगा। अगर इसका दोहन नहीं कर पाए तो यही जनांकी अभिशाप हो जाएगा। ठीक, इस तरीके का निबंध भी आ सकता है कि अगर आपने अपनी जनसंख्या का, जो सबसे ज्यादा युवा है तुम्हारे पास, तुम्हारे यहां औसत आयु अभी 31 वर्ष है, वहीं अन्य देश जैसे चीन जैसे देश हैं जहां औसत आयु 40 वर्ष है, और यूरोप जैसे जो महाद्वीप है यहां पर औसत आयु 44 वर्ष है, यानी कि ये वृद्ध हो रहे राष्ट्र हैं। भारत अभी युवा राष्ट्र है जहां औसत आयु 31 वर्ष है। बोले इस जनांकी लाभांश का दोहन कर लो, सही से बेहतर तरीके से दोहन कर लोगे। जो अकुशल आपके पास मानव संसाधन है इसको कुशल बनाओ, कौशल पर ध्यान दो, इसके जो इसको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं इसको मुहैया कराओ, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्य करो जो अमित सेन साहब ने सुझाया है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जनांकी लाभांश की जो स्थिति है ये जनांकी वरदान बन जाएगी तुम्हारे लिए। नहीं तो अगर नहीं काम किया गया इन चीजों पर तो यही जनांक की अभिशाप बन सकती है। ठीक है, जो इंपैक्ट देख रहे हो ना, नकारात्मक इंपैक्ट, ये सारे इंपैक्ट और भीषण हो सकते हैं अगर इस पर कार्य नहीं किया गया। ठीक, तो इसका लाभ क्या है समझ रहे हो ना? जनांकी लाभांश का क्या लाभ है? आर्थिक गतिविधियां होंगी जिसके चलते उत्पादन बढ़ेगा, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था का विकास हो। क्या भैया? कंज्यूमर बेस्ड जो इकोनॉमी है इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? समझो बात को। कंज्यूम कौन करता है? बोले युवा वर्ग जो होता है, वहां की जनसंख्या जो होती है। बोले हमारे यहाँ 15 से 64 साल के 65% है। बोले अच्छे
ठीक ठाक कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंज्यूमर कहां है? हमारी अर्थव्यवस्था में ही है। तो बोले जब हमारे पास इतने कंज्यूमर हैं, इनको योग्य बनाओ, इनके पास में पैसा होगा तो हमारे प्रोडक्ट को ये खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, हमें प्रोडक्ट बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। बोले इसी को कहा गया है कि निर्यात पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट जो है अभी बाहर भेजना पड़ता है, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है भैया, डिमांड ही नहीं है। बोले जो हमारा युवा है, जो हमारा जनांकी लाभांश है, इसके भीतर डिमांड डेवलप करो, इसको योग्य बनाओ, ठीक है, और उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था का विकास करो, इसके बाद ही हम निर्यात पर भी जो हमारी अति निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ठीक, ये देखो लाभ हैं और इन लाभों को कैसे भुनाना है इसको समझ लो। फिर उपभोक्ता बाजार के रूप में भी भारत को दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा कंज्यूमर है, इतनी बड़ी मार्केट है, आपने देखा होगा सारे देश चाहते हैं कि वो अपनी बड़ी से बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो कहां पर स्टेब्लिश होना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग इकाई भारत में ही लगाना चाहती है। क्यों भैया? भारत में ठीक ठाक इतना युवा है। बोले इन कंपनियों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, और सबसे सस्ता अगर ह्यूमन रिसोर्स जो दे सकता है इस समय, कौन दे सकता है? बोले भारत दे सकता है, क्योंकि औसत आयु इसकी 31 वर्ष है। ठीक, फिर है वैश्विक श्रम आपूर्ति। वैश्विक स्तर पर भी हम श्रम को आपूर्ति कर सकते हैं, जो हमारे लेबर है उसकी सप्लाई कर सकते हैं। और इसका उदाहरण भी देखना है तो डायस्पोरा का दे दो भैया, सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का और सबसे ज्यादा, इसीलिए जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो किसको प्राप्त होता है? वैश्विक स्तर पर भारत को, इसके आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। ठीक, तो भारत को सबसे ज्यादा इसीलिए प्रेषण भी मिलता है, जो आपका रेमिटेंस कहलाता है, रेमिटेंस भी सबसे ज्यादा भारत को ही मिल रहा है। सबसे बड़ा डायस्पोरा किसका है? भारत का है। और श्रम आपूर्ति करता है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा भारत देश बना हुआ है। ये सारे किसके लाभ हैं? ये जनांकी लाभांश के ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। और कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है आश्रित से, तो सरकार को भी जो कल्याणकारी व्यय है वो कम करना पड़ेगा। भैया अगर मान लो आश्रित जनसंख्या ज्यादा होती, भाई वृद्धों की संख्या ज्यादा होती, जहां जहां पर है बच्चों की ज्यादा होती, तो वहां पर सरकार को वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जब कार्यशील जनसंख्या है तो यहां करो इनके कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम, ठीक है, तो इसके चलते सरकार अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकती है, खर्चा कर सकती है, उसको वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ेगा। ठीक, अब जनांकी लाभांश ये बता ही दिया, अगर दोहन नहीं किया गया तो भैया एक अभिशाप बन जाएगा, अगर दोहन कर लिया तो वरदान बन जाएगा। ठीक, अब उचित दोहन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? अभी तो स्थिति यही है ना कि भारत में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो अकुशल ह्यूमन रिसोर्सेज है, अकुशल मानव संसाधन है। क्यों नहीं हो पाया है? बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि जो शिक्षा प्रणाली है हमारे यहाँ पर, जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या कौशल विकास को लेकर हो। मैकेंजी रिपोर्ट यहाँ कोट करो तुरंत, देखो मैकेंजी रिपोर्ट यहाँ कोट कर सकते हो जब कौशल विकास बताओगे कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर, यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है इसके स्किल पर काम ही नहीं किया गया। स्किल पर जब काम नहीं किया गया, और उसका एक कारण है, जैसे स्किल में आप बताओगे कि इंजीनियर्स हैं, अब इंजीनियर्स के लिए बीटेक करते हैं ना, अब बीटेक के लिए यहां अगर रिपोर्ट देखी जाए, भारत की रिपोर्ट आती है, बताती है मैकेंजी रिपोर्ट कि 50% इंजीनियर ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य ही नहीं है, यानी कि 50% बीटेक किए हुए लोग ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं है। यानी कि बीटेक कैसे हो गए आप समझ रहे होगे। ठीक, ये मैकेंजी रिपोर्ट बताती है भारत में स्थिति है कौशल विकास को लेकर के। फिर आर्थिक अवसर जो सीमित है, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, और इसमें आप बता सकते हो आईएलओ की रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से 64 साल का जो आयु वर्ग है, इसका मात्र 50% भाग ही अभी कार्य कर रहा है। यानी कि 50% जो आपका वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है वो अनएम्प्लॉयड है, और जो लगा भी हुआ है, ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट बतलाती है कि जो लगा हुआ हिस्सा है उसमें ज्यादातर कृषि कार्य में, और कृषि कैसा है? कृषि जो है नॉन प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। ठीक, अब समझो भैया बात को, स्थिति कितनी भयावह है कि 50% हिस्सा ही मात्र कार्यशील जनसंख्या का जो है लगा हुआ है ना, और उसमें भी ज्यादातर हिस्सा कहां लगा हुआ है? कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। बोले लो भैया कृषि क्षेत्र खुद अपने आप में नॉन प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, तो एक समस्या ये बनी हुई है। तो आर्थिक अवसर भी सीमित, कौशल विकास के लिए स्थिति क्या है? मैकेंजी रिपोर्ट कोट कर दी। इसके बाद बताना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता है और संस्कृति है, इसका विकास ही नहीं हुआ है अभी तक। भैया देखो, जैसे ऐसे कॉमन सेंस तरीके से जाओ, अपने आसपास ही देख लो कि पढ़ने लिखने को लेकर के तो बोला जाता होगा कि पढ़ाई लिखाई, जैसे तुम बोल दिए कोई बिजनेस करना है ना, तुरंत घर वाले क्या कहेंगे? हाँ बिजनेस ही कर लो तुम, है ना, बिजनेस ही कर लो, दुनिया में देख लो कितने बिजनेस किए हैं। तो जो उद्यमशीलता की मानसिकता है, इस मानसिकता का, इस संस्कृति का विकास ही नहीं हुआ। तो यहां पर अभी तक यही है कि भैया सरकारी नौकरी है, जो कुछ है सब कुछ है। ठीक, यहां पर हालांकि उसके कारण भी अलग है, लेकिन जो ये एक मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी दर्शाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का लगा लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और रिस्क ना लेने की मानसिकता ये हमारे जो समाज में है ये बहुत तेजी से घर कर चुकी है, और ये बनी हुई है। ठीक है, जिसके चलते ही इस संस्कृति का जो विकास हुआ है, इसके कारण ही एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता नहीं है लोगों के भीतर, और जो इस चीज को जन्म देती है कि जो रिसोर्सेस है उनका दोहन बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, या जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा वो स्किल नहीं हो पाया है, अनस्किल ही बना रहा। अब भैया बताओ, इसको अगर सही से इसकी स्किल पर काम किया जाता, या इस मानसिकता के साथ लोग रह रहे तो हाँ ठीक है भैया, जो स्किल संबंधी कोई भी कार्य आज के समय, जैसे लोगों की मानसिकताएं बदली हैं, लोग अलग अलग फील्ड्स में काम करना लोगों ने शुरू कर दिया है, एआई का दौर आ गया है, अब नहीं अगर कार्य करोगे तो फिर आप बैठे रहोगे, है ना, पीछे रह जाओगे।
तो ये सारी चीजें अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात थी कि उचित दोहन क्यों नहीं हो पाया है अभी तक भैया स्किल्ड लेबर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भारत में, अनस्किल्ड ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें जैसे आपको अगर पूछा जाएगा ये जनसंख्या नियंत्रण के जो कारण है, इंपैक्ट है, इसके साथ अगर उपाय जो बताने होंगे तो उपाय क्या बता नहीं पाओगे। उपाय के स्तर पर थोड़ा सा इतिहास भी पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में परिवार नियोजन के कार्य जो किए गए, जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय अपनाए गए, शुरुआती दौर में कई प्रयास हुए, बीच में तो यहां तक कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तो लोगों की उठाकर जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, क्योंकि वहां पर बोला गया कि भैया इंसेंटिव्स वगैरह देने की बात की गई कि आप नसबंदी जितने करोगे, रिकॉर्ड भैया बोले जितना ज्यादा रिकॉर्ड दिखाओगे आप उतने ज्यादा आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसके चलते ही बूढ़े बूढ़े लोगों की उठाकर तक की नसबंदी कर दी गई। ठीक, तो ये एक समस्या आ गई थी बीच में। तो ये कुछ ऐसे जो कार्य किए गए परिवार नियोजन को लेकर के, तो इस परिवार नियोजन में बहुत सारे कार्य थे जो असफल भी रहे। अब बोले उस जनसंख्या नियंत्रण को बहुत निगेटिव इंपैक्ट गया, इसलिए उसको परिवार कल्याण के साथ जोड़ दिया गया। बोले परिवार कल्याण के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए। परिवार कल्याण में जैसे सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति बनाई गई, जनसंख्या नीति के अंतर्गत ही आया हम दो हमारे दो, ऐसी पॉलिसी शुरू हुई, है ना। जैसे उस परिवार नियोजन के अंतर्गत ही जो टीएफआर का, टोटल फर्टिलिटी रेट का 2.1 टारगेट रखा गया ना, जिसको 2.1 को हमने अचीव भी कर लिया है। लेकिन इसको भी समझना है अलग अलग। जैसे उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी भी 3 है, यानी कि हम दो हमारे 3 वाली स्थिति अभी बनी हुई है। और जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर इन्होंने जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि इसको अचीव कर लिया है। इसके चलते ओवरऑल तरीके से तो हमने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन अभी सही ढंग से देखा जाए तो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अभी हम इससे अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो इस पर लगातार सरकार कार्य कर रही है। इसके बाद में बहुत सारे जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, है ना, महिलाओं को लेकर के जो आपके गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं इनको लेकर जागरूक किया गया है महिलाओं को। इसके अलावा जैसे स्लोगन्स बहुत सारे चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे ऑफिस में कार्य करने वाले लोग होते हैं तो उन्हें 2 बच्चों तक तो इंसेंटिव दिए जाते हैं और 2 के बाद में उन्हें इंसेंटिव कम कर दिए जाते हैं। ठीक, चाहे मातृत्व अवकाश को लेकर के हो चाहे अन्य कोई हो, ठीक है, तो वो सारे इंसेंटिव्स जो है वो कम किए जा रहे हैं। इसके थ्रू प्रमोट किया जा रहा है या प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है, आप कम से कम जैसे बच्चे करिए 2 ही करिए, जिसके चलते परिवार नियोजन के कार्य भी सफल हो सकते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण जो किया जा सकता है आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो ये सारे प्रयास हैं। अब प्रयासों के स्तर पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आपने कारणों को समझ लिया, समस्याएं समझ ली कहां बैठी हुई हैं, उन समस्याओं को एक एक करके काट देना है। ठीक, अब चलो फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बताना भैया गरीबी और जनसंख्या 2 टॉपिक जो हमारे इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत देखोगे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनसे खूब क्वेश्चंस आते हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्चुअली हमने यहाँ पर चीजों को समझा है, कोशिश की है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हिंदी में देखो मिल जाएंगे, हिंदी में तो यही दिख रहे हैं और इंग्लिश में भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं साथ के साथ। तो वो आपको निकाल लेने हैं, पीडीएफ उसका हैंडआउट निकालना है और अच्छे से कवर करना है। एक बार पहले लेक्चर कर लिया, दोबारा फिर से भैया हैंडआउट पास रख के सामने रख करके जो चीजें यहाँ पर बताई जाए उन चीजों को ऐड ऑन करते हुए दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, तो आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।